बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खैरियत में और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़्फ़ार मिन्हास 25 अगस्त बरोज़ बुध को हाज़िर खिदमत हूँ। तीन बातें, तीन मौज़ूआत पे आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आज हम बात करेंगे, एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जान को ख़तरा है, उस पर एजेंसीज जो रिपोर्ट दे रही हैं और उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस शिफ्ट होने का कह रही हैं। एक इस सिलसिले में बात करेंगे ये कैसे हुआ और इन्होंने कैसे अज्यूम किया कि ये ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद इस पर बात करेंगे कि नून लीग की मज़ीद 7 विकटें गिरने को तैयार हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुफ्ता इस्माइल साहब तो एक ये अभी उनकी मेन में शुरुआत है और इनके पीछे भी लोग बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे छोड़ा जाए। सिर्फ उनको आगे नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ चला जाया जाएगा। बहरहाल 7 विकटें और गिरने को तैयार हैं, इस पर भी आपसे डिस्कस करूँगा। और साथ ये कि कोरोना वैक्सीन लगवाने की डेडलाइन दे दी गई है और इस पर इसके बाद पाबंदियाँ भी शुरू हो जाएंगी। तो पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है बनी गाला में रहने की वजह से। वैसे तो सारे मामलात वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में करते हैं। इन्होंने एक छोटा सा कैंप ऑफिस बनी गाला अपने घर बनाया हुआ है, लेकिन जितने भी इजलास होते हैं या मीटिंग्स होती हैं तो ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऑफिस में करते हैं, रिहाइश पे नहीं। तो उस पे जाने के बाद आपको पता रेड जोन में है। रेड जोन में बहुत ही अहम और हसास इमारतें हैं, डिप्लोमेटिक एरिया है, और वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए। अगर आपको मैं कुछ गाइड कर सकूँ कि वज़ीर आज़म हाउस जाने के लिए कितनी तो चौकियाँ रास्ते में आती हैं और 500-500 इनके बीच में गज़ का फासला है, और जो आखिरी चौकी आती है में 3 हैं मेरा ख्याल, और आखिरी के आगे भी 300-400 गज़ आगे रिहाइश है, और हर जगह पर शनाख्ती कार्ड की चेकिंग और बड़े अच्छे टेक्नोलॉजी है, गाड़ियाँ चेक होती हैं, सारा कुछ होता है वहाँ पर। तो किसी दहशतगर्द का जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन बनी गाला में ये बात कैसे निकली और एजेंसियों ने क्यों उठाई, उसके बाद ये थ्रेड्स रिपोर्ट्स कैसे आई हैं कि कुछ लड़के अपनी सालगिरह की पार्टी मना रहे थे, क्योंकि वो एक रिहायशी एरिया है और वो रास्ते में गाड़ी में मना रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि उनके पास असला भी मौजूद था, वेपन्स थे उनके पास। वो कोई दहशतगर्द तो नहीं थे, लेकिन ये सोचा गया कि अगर ये असला यहाँ तक ऐसे आम आदमी लेकर आ सकता है तो दहशतगर्द तो आगे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसलिए उन पे इसको बाकायदा फिर इस पर जांच पड़ताल की गई और ये सिक्योरिटी थ्रेट फिर कई किस्म से वाजिया भी होने लग पड़ा, जिसको अभी तक वैसे पर्दा रखा गया है। तो अभी तक भी एजेंसीज और बहुत से उनके करीबी रफ़का भी ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बज़िद हैं कि नहीं वो अपने घर पर रहेंगे, क्योंकि वो शाम को घर चले जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि आपकी जान हमारे मुल्क के लिए कीमती है, तो अल्लाह पाक आपको हिफाजत में रखे और सेहत और ज़िंदगी दे, ताकि कुछ जो आपने बेड़े उठाए हैं, लोग तो बातें कर रहे हैं, करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हल हो जाएंगी जो रहती हैं। लेकिन मैं कल भी इल्तमास किया था, आज भी करता हूँ कि आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस शिफ्ट हो जाइए, ताकि एक तरफ से तो प्रॉब्लम ख़त्म हो, कोई सुकून आ जाए कि अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। साथ बात कर रहे थे हम कि कोरोना वैक्सीन की डेडलाइन 30 सितंबर की दे दी गई है। जनाब असद उमर साहब ने बाकायदा इस पर खबर दी है और आगाह किया है कि हर किसी को अब लगवानी पड़ेगी, चाहे इसमें 17 साल से ऊपर के तलबा हैं या उनको हैंडल करने वाले स्पोर्ट्स अपना ट्रांसपोर्ट वाले हैं, कुछ लोग भी हैं तालीमी इदारों से मुंसलिक हैं, सबको कम से कम एक डोज जरूर लगवानी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि 30 लाख फाइज़र की वैक्सीन हमें अतिया मिल जाएंगी, वो भी रवां हफ्ते में ही पहुंच जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई नहीं लगवाएगा तो वो किसी किस्म की होटलिंग नहीं कर पाएगा, किसी किस्म की सियाहत नहीं कर पाएगा, किसी जगह पे कोई अपना काम नहीं करवा सकेगा, शादी ब्याह की तकरीबात, हर किस्म को इन्होंने इससे मुंसलिक कर दिया है कि कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पास होना चाहिए, तो फिर आपको इख्तियारात मिलेंगे, वरना ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आपके लिए पाबंदी है इसके लिए। तो बेहतर है, मैं भी गुजारिश करता हूँ कि अफवाहों पे मत ध्यान रखिए और कोरोना वैक्सीन लगवाइए।
जगह जगह सेंटर बने हुए हैं और अब तो मोबाइल वैक्सीनेशन भी हो रही है। तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आप ये वैक्सीन लगवाएं। अब बात करते हैं इस पे कि जो 7 विकेटें गिरने वाली हैं, तो 7 विकेटें जो गिरने वाली हैं वो हैं जनूबी पंजाब से। 3 MNA और 4 MPA हैं जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात की है, क्योंकि PTI ने तो टिकटें देनी नहीं उनको, और उन्होंने उनसे यही कहा है कि अगर आप हमें टिकट देने का वादा करें तो हम मुस्लिम लीग नून छोड़कर आपकी तरफ आ जाएंगे। अभी और भी कई तैयार हैं। मैंने कहा था ना एक आध दिन के बाद बात खुलेगी। मुफ्ती इस्माइल साहब का तो अभी आगाज़ है, अभी और भी बात खुलेगी। और इस आज इजलास भी बड़ा अहम हुआ जाती उमरा में। इजलास भी ऐसा हुआ जिसकी सदारत ऑनलाइन नवाज शरीफ साहब ने की है और मरीम नवाज साहब वहाँ मौजूद थी। ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना तनवीर साहब, अयाज सादक साहब और मैडम और आरियाँ पारियाँ मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। ये इजलास की सदारत, इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब मौजूद नहीं थे। ये एक मरीम नवाज ग्रुप की का इजलास था और उन्होंने अपने चाचा शहबाज शरीफ पर खास इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब बलूचिस्तान से सनाउल्लाह ज़ौहरी और अब्दुल कादिर बलोच ने इस्तीफ़ा दिया तो शहबाज शरीफ साहब ने दौरा तक नहीं किया, पूछा तक नहीं क्या मामला हैं। और उस पर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कल जो साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल साहब जनरल सेक्रेटरी सिंध नून लीग, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया इसमें शहबाज शरीफ साहब का हाथ है। बहुत बड़ा बयान दिया कि वो पार्टी को तबाह कर रहे हैं और वो इसी तरह के उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनको पार्टी उनके एंड के हिसाब से चलानी दी जाए। और इस पर देखिए नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं शहबाज शरीफ साहब से बात करूँगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अब भी जो जितने भी नून लीग लोग छोड़ रहे हैं ये सारी की सारी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ पर जाती है, क्योंकि 3 MNA और 4 MPA जनूबी पंजाब के वहाँ भी और भी लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि तहरीक इंसाफ ने तो टिकट देनी नहीं है, तो वो पीपल पार्टी के साथ राब्ते पर हैं, क्योंकि वो उनको मिलता कोई नहीं है, इनको लेता कोई नहीं है, इस पॉलिसी पर काम होगा। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट थी कि नून लीग इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए उसने। और चूँकि इंशाल्लाह हक़ का साथ दिया जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि जो कि तहरीक इंसाफ के लोग बड़े पाबंद सलात हैं, लेकिन सौमो सलात हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब तक वो करप्शन के केसेस इन पर नहीं निकलते या इमरान खान साहब उसमें विक्टिम नहीं होते तब तक एतमाद कीजिए और वज़ीर आज़म साहब को अपना टाइम वक्त पूरा करने दीजिए। तो PDMA या कुछ भी हो, ये तो रारियाँ पारियाँ मार ही रहे हैं, इनका तो कोई हल नहीं है और ना ही कोई इनके कोई सिस्टम ऐसा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी, अगर मरीम नवाज साहब ने शहबाज शरीफ साहब को सुनाई है उन्होंने मैडम ने, तो इन्होंने मरीम नवाज को बहुत सुनाया है, क्योंकि जब ये बीमार हुए, नैब में हाजिर हुए, जेल हुई, जेल यात्रा हुई इनकी बाकायदा, तो इनका अभी वापस सेहतियाब होना और जेल से निकलने तक इनका सॉफ्टवेयर काफ़ी अपडेट हो चुका है। उन्होंने कहा है कि ना मैं मरीम नवाज ग्रुप के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ है और ना मेरा शहबाज शरीफ ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक़ है। हम बात कर रहे हैं, हम सारे के सारे सियासतदान हम बात कर रहे हैं ज़ाती मफाद की, हमने मुल्क के मफाद की बात नहीं कर रहे। बड़ी बात है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की हैं आज, और हमेशा सियासतदानों ने ही इस्टेब्लिशमेंट को दावत दी है। इसलिए जब तक हम फेयर नहीं होंगे कोई मामलात क्लियर नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने मफाद से हटकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इसलिए मैं आपके किसी बयानिए के साथ मौजूद नहीं हूँ। बोर्ड को इज़्ज़त देने वाला एक बयानिया रहता तो कुछ और बात थी, लेकिन ये बात कहाँ से कहाँ चली गई। ना मैं शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप में हूँ और ना मैं आपके ग्रुप में हूँ। ये उन्होंने भी मरीम नवाज साहब को काफ़ी चीज़ें अच्छी खासी सुनाई हैं। ये बातें मैं आपसे अभी कम बयान कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन वो बयान बड़ा अच्छा दिया है कि हम अपने मफाद के लिए ना लड़ें, अपने मुल्क के मफाद के लिए लड़ें, इसके अमन और खुशहाली के लिए लड़ें। तो ये अच्छे बयानात हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं ना। जमशेटी साहब के भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो भी इमरान खान साहब की तारीफ़ों के अब पुल बांधने शुरू कर दिया उन्होंने। और इंशाअल्लाह जिस इसको समझ आएगी, जो जो चुंगल से निकलेगा इससे नून लीग के, क्योंकि ये जड़ें बन चुकी है। 30 साल मैंने भी धोखा खाया है, मैंने भी बड़े वोट दिए हैं, मैं अभी कारकुन रहा हूँ बहुत कुछ, लेकिन नहीं, जब मैं फ़ॉरेन में था तो जब ये पुरानी बात है बहुत कि BBC ने जब इंटरव्यू चलाया और कोरिया में बाकायदा इसकी उनकी कोरियन लैंग्वेज में भी चला,
तो उसमें हमारे बिजनेसमैनों का बड़ा बुरा हाल हुआ। कहते तुम्हारा लीडर ऐसा है तो तुम लोग कैसे होगे, क्योंकि ये करप्शन तो बड़ी पहले की साबित हो चुकी है। तो हमारी अदालतों ने तो अभी अभी साबित की है, और अभी तक भी इनके बंदे मौजूद हैं हर जगह पर। ये फैक्ट्स को चेंज करने में बड़ी महारत रखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसको पाकिस्तानी होने की हया होगी और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत होगी, वो इनके लिए कोई दो नंबरी नहीं करे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज भी ख़रीदने वाले लोग और बिकने वाले लोग मौजूद हैं। या तो ख़रीदने वाले ख़त्म हो तो बिकने वाले ठुस हो जाएंगे, तो या बिकने वाले ख़त्म हो तो ख़रीदने वाले ठुस हो जाएंगे। इसी बात पे इक्तफ़ा करूँगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अपनी अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगले वीलाग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।